हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो एक केस स्टडी है दिल्ली के एयर पोल्यूशन को लेकर के। पिछले कुछ समय में हम लगातार ये देख रहे हैं कि जो एयर पोल्यूशन है दिल्ली में वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को डेली लाइफ में या डे टू डे जो भी उनका वर्क शेड्यूल है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ तक कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जब भी होता है तो वो फाइनेंशियल बर्डन भी क्रिएट करता है। नॉर्मल लाइफ में जब भी किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो हम ये मान करके चलते हैं उसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, लेकिन जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है या जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है उसका एक कम्युलेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। ना तो ये किसी एक पर्सन की वजह से होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सोल्यूशन बड़ी आसानी से उसका निकाल सकते हैं, लेकिन जहां पर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वहां पर कभी भी कोई घटना वो एक दिन पर निर्धारित नहीं होती है। एक लंबे समय या कालावधि में वो पूरी जो इन्वायरमेंटल सिचुएशन है वो क्रिएट हुई होती है। दूसरा, जब भी हम लोग एक्शन करते हैं तो दो तरह के एक्शन होते हैं। एक तो है प्रिवेंटिव एक्शन, किसी घटना के होने से पहले ही हमने उसे रोकने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था कर ली। दूसरा होता है रिएक्टिव अप्रोच। एक है प्रिवेंटिव एक्शन है, दूसरा है रिएक्टिव एक्शन कि अब घटना घटित हो चुकी है उसके बाद अब एक्शन लिया जा रहा है उसमें सुधार करने के लिए या उसका जो भी नुकसान हुआ है उसे रोकने के लिए। तो जब भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है तो उसे तुरंत खत्म नहीं किया जा सकता। अगर हम एयर पोल्यूशन के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं हो सकती कि हम रातों रात उसको पूरे पोल्यूशन को कवर अप कर दें या पूरी तरह से वहां से हटा दें। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन के पास ऐसा कोई भी मैकेनिज्म अभी तक नहीं है। और जो भी मेजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो स्प्रिंकलर्स हों या फिर वो किसी तरह के केमिकल्स हों या क्लाउड सीडिंग करने की कोशिश हो, तो वो सब उतने मास लेवल पर इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाते जितने की जरूरत है। तो वो वही वाली बात है कि आपको जरूरत अगर 100 यूनिट्स की है तो आप उसमें केवल 5, 10, 20 यूनिट्स तक ही पहुंच पाए। ये एक कंपैरिजन के वे में मैं बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये होती है कि डे टू डे लाइफ में जो भी लोग वहां पर रह रहे हैं, जिनकी एज ज्यादा है, एज नहीं भी ज्यादा है, तो डेली लेवल पर अगर आप ऑक्सीजन के साथ पोल्यूशन का एक हाई लेवल कंज्यूम कर रहे हैं, ये ठीक वैसा ही है सिगरेट पीने जैसा। लगातार उसको लेकर के अलग अलग आकलन आ रहे हैं। खैर वो अलग बात है। अब देखना ये है कि इसके क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं और फॉरेन की किन कंट्रीज ने, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज हैं जिन्होंने ऐसे मेजर्स अपनाए कि उन्होंने एयर पोल्यूशन को ठीक किया। लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है वो है सिविक सेंस का और लोगों की मेंटेलिटी का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एमिशन को लेकर के। यहाँ पर लोगों को जो एक मानसिकता है, फॉरेन कंट्रीज में लोग इजीली साइकिल को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके लिए अलग से रेसिंग ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक्स हैं, साइकिलिंग के ट्रैक्स हैं। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर कार को एक स्टेटस सिंबल से जोड़ करके देखते हैं और एक स्पेसिफिक रीजन में अगर ज्यादा गाड़ियां हैं और उससे कार्बन एमिशन हो रहा है, तो क्या ऐसा विकल्प है कि उसे रोका जा सकता है, ये भी देखने की जरूरत है। क्योंकि एनर्जी ही सबसे बड़ा एक सोर्स है जो कि कार्बन के एमिशन को और ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए कोशिश होती है कि या तो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाएं या किसी ऐसे मेजर की तरफ जाएं जो कि हेल्पफुल हो लॉन्ग टर्म में। तो पहले तो ये समझते हैं कि इशू बेसिकली है क्या। तो ये जो एयर पोल्यूशन है ये सबसे ज्यादा अक्टूबर से जनवरी के बीच होता है, बेसिकली ठंड में। तो अब समझने ये वाली बात है कि अगर हम केवल मौसम को देख रहे हैं, क्योंकि ये मौसम की वजह से जो कंडीशन है वो और वर्स हो जाती है।
ठंडी में फॉग की सिचुएशन होती है। लेकिन उससे थोड़ा और पहले जाइए, जो गर्मी में अर्बन हीट आइसलैंड की सिचुएशन है वो भी इसको इम्पैक्ट करती है, क्योंकि वेदर कंडीशंस एक दिन में नहीं बनते हैं। हमें आउटकम केवल अक्टूबर से जनवरी के बीच में दिख रहा है, लेकिन इसे ठीक करने के लिए क्या सलूशन हो सकता है वो भी हम देखेंगे। मेजर कॉसेस क्या है? बेसिकली वही है, आपका व्हीकल से होने वाला एमिशन हो या फिर किसानों के द्वारा जलाने वाली पराली हो। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब भी हम एक स्पेसिफिक रीजन की बात कर रहे हैं तो वो केवल दिल्ली से कनेक्टेड नहीं है, फिर वो चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, दिल्ली के आसपास के जितने भी नेबरिंग एरियाज हैं, इवन स्टेट तो है ही है, जो सिटीज जो भी आसपास लग रही हैं, उन सब में भी उन सब में कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट होती हैं जो कम्युलेटिव वे में एक ओपन लिड की कंडीशन को क्रिएट करते हैं। आगे हम देखेंगे कि वो थ्योरी क्या है। तो पराली जलाने जैसी जो समस्या है उससे भी तभी निपटा जा सकता है जब उसको किसी बायोडिग्रेडेबल कंपोस्ट से जोड़ा जाए। पराली जलाने से पहले ही किसानों से उसे कंपनियों के माध्यम से परचेज किया जाए और ये देखा जाए कि किस जगह पर वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे हम कहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा है कि वो बिना बेनिफिट के लिए काम नहीं करेंगे। तो अगर कंपनी से एक नॉमिनल कंपनसेशन या एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ मनी मिलती है उस वेस्ट के बदले, और वो तभी मिल पाएगी जब उस कंपनी के पास उस वेस्ट प्रोडक्ट का कुछ यूटिलाइजेशन होगा, तो ऐसा संभावना है कि जो पराली जलाने की समस्या है उससे भी थोड़ा निजात मिल सकता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में जो भी आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं उस इंडस्ट्रीज का अपना एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए। अगर एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क नहीं होगा, पेनल्टीज नहीं इम्पोज की जाएंगी, तो उनको रोक पाना पॉसिबल नहीं है। एक सिंपल सी बात है, अगर मैं मान लीजिए मैं अपने घर पे हूं और अगर घर से रोज कूड़ा 5 केजी निकल रहा है, अब वो 5 केजी कूड़ा अगर मैं ऐसे ही कहीं फेंक सकता हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है प्रॉपर डिकम्पोज करना होगा, लेकिन मुझे उसके लिए पैसा देना होगा। और अगर मेरे ऊपर किसी तरह की कानूनी बाध्यता नहीं है तो मैं उस कचरे को ऐसे ही इजीली फेंक सकता हूँ, सीधी सी बात है। और अगर जब मैं अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसे ऐसे ही कहीं फेंक दूं या उसको फेंकने के बदले पैसा दूं। और अगर मेरे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है तो सीधी सी बात है, एक ह्यूमन नेचर ऐसा है कि वो अपने आप ऐसे ही फेंकने की तरफ जाएगा, अपना लॉस क्यों करेगा। बट एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम में जिसे हम देख रहे हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या एक साल भर के जो पूरा जब साल भर का कैलकुलेशन निकालेंगे तो वही जो अमाउंट कम दिख रहा है वो अल्टीमेटली 1 क्विंटल के आसपास चला जाएगा। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, और वही जो कूड़ा है जिसे प्रॉपर वे में डिकम्पोज नहीं किया जा रहा, वही एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन सबका कारण बन के सामने आ रहा है। तो ज्यादा बड़ा जो एक सवाल है वो ये है कि जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट है उसे कैसे कंट्रोल किया जाए और उसका सल्यूशन क्या हो सकता है। अगेन फायर क्रैकर्स को लेकर के लंबे समय से विवाद चलता रहा है, क्योंकि दिवाली का जो फेस्टिवल है वो इसी बीच पड़ता है और कुछ लोगों का तर्क है कि जब इतना पोल्यूशन है थोड़ा और होना चाहिए। तो इस विवाद पे जाने से सीधी बात यह है कि जैसे जैसे अवेयरनेस होगी, लोग समझेंगे, तो लोग खुद उन चीजों से दूर रहने लगेंगे, क्योंकि जो हेल्थ का लॉस है वो लॉन्ग टर्म है। अगेन वेदर कंडीशंस, लो विंड स्पीड और टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से होता है। इसी को लेकर के एक थ्योरी दी जाती है जिसे हम कहते हैं लिड ऑन पॉट थ्योरी। मान लीजिए एक पॉट है, दिल्ली की सिचुएशन क्या होती है उस समय में ये समझने की जरूरत है। जो दिल्ली का एरिया है, जैसे मान लीजिए एक आपका बर्तन है, उसके ऊपर आपने किसी चीज को ढक दिया, तो जो ढकने की वजह से दोनों के बीच में अब जो इस बर्तन से निकलने वाली भाप है वो बाहर नहीं जा पाएगी,
ये बर्तन है, उस बर्तन के ऊपर आपने ऐसे ढक्कन रख दिया, तो ये जो भाप है ये बाहर नहीं जा पाएगी, वो इसी पे ट्रैप हो जाएगी। तो एक्चुअल सिचुएशन यही होती है कि ये जो पॉट है इसके ऊपर आपने रख दिया, अब इससे बाहर नहीं जा पा रहा। तो दिल्ली में जो एक छोटा सा एरिया है, एक जो रीजन है, वहां पर प्रॉब्लम ये होती है कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो बाहर नहीं जा पा रहे, वो उसी एरिया में जाकर के सीमित हो रहे हैं, और ठंड की वजह से फॉग बढ़ता चला जा रहा है। तो वो चीज एयर पोल्यूशन को अपने आप इंटेंसिफाई करने का काम करते हैं। ठंड में जो ठंडी हवा है, बेसिकली जो कोल्ड एयर है, वो ग्राउंड के आसपास होती है, और जो गर्म हवा एक तरह से ऊपरी हिस्से में आ जाती है, जिसे हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। अब समझने वाली ये बात है कि अगर इस एरिया में, जो दिल्ली का स्पेसिफिक रीजन है, वहां पर एयर ट्रैप हो रही है, वहां पर जो पोल्यूटेंट्स बढ़ रहे हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं। तो हमें 3 लेवल पर चीजों को समझना है। पहले लेवल पर ये जो पॉट है, इसमें किसी तरह से ये जो पोल्यूशन है ये क्रिएट ही ना हो। पहले लेवल पर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो पोल्यूशन है ये क्रिएट ना हो। तो अब पहली चुनौती ये आएगी कि हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पर पोल्यूशन क्रिएट होने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। अब यहाँ पर आने के बाद फिर जो भी इंडस्ट्रीज है, जो भी एमिशन है, उसको लेकर के एक प्रॉपर कैलकुलेशन रखना पड़ेगा। तो पहला लेवल पॉट का क्या हो गया कि जो उस लेवल पर जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसे हम कैसे रोक सकते हैं। दूसरे लेवल पर यह है कि अगर पोल्यूशन क्रिएट हो गया, पहले तो पोल्यूशन क्रिएट होने से रोकना है, पर अगर हो गया तो फिर हम उसको बाहर कैसे निकाल सकते हैं। तो फिर उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट में क्या चेंजेस हो सकते हैं या क्या सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि ये जो हिस्सा है, यहाँ पर दूसरे स्टेट्स का जो पोल्यूशन है वो इस तरफ ना आए। तो ये जो सेफ्टी ट्रैप अगर एक बनाना है, या एक तरह का स्पंज बनाना है जो बाहर से आने वाले पोल्यूशन को रोक पाए, वो तब पॉसिबल है जो आसपास के एरिया में भी उन्हीं मेजर्स को लेना पड़ेगा। तो ये जो ओपन लिड थ्योरी है, लिड ऑन पॉट थ्योरी है, उसमें 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला, पोल्यूशन क्रिएट ना हो, क्रिएट हो जाए तो उसे बाहर किया जा सके, और यहाँ पर आसपास के किसी भी इलाके से आकर के पोल्यूशन स्टोर ना हो। जब ये 3 लेवल पर देखा जाएगा तब वो जो इन्वायरमेंटल का जो लेवल है पोल्यूशन का, वो पूरी तरह से क्लीन होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लेवल पर एयर पोल्यूशन को लेकर के काम लगातार किया जाता है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने पूरी तरह से एयर पोल्यूशन को इस हद तक कंट्रोल कर लिया है कि वहां पर क्लीन एयर वाली सिचुएशन है। तो वहां पर ये कहना कि ओपन में ट्रेवल करना सेफ है, पर दिल्ली की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, वहां पर लोग ओपन में ट्रेवल करने से भी कहीं ना कहीं बच रहे हैं। तो इसीलिए कोई भी थ्योरी एज इट इज काम नहीं आएगी, जबकि हमें ये देखना पड़ेगा कि खुद के पास जो चैलेंज हैं वो किन जगहों से आ रहे हैं, और उस चैलेंज को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सिंगापुर की बात करें तो एयर पोल्यूशन के लिए उन्होंने अर्बन प्लानिंग का रास्ता चुना है। उन्होंने 2030 तक ग्रीन प्लान अपने लिए चुन रखा है सिंगापुर ने। अर्बन प्लानिंग इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि हमें ये देखना पड़ता है कि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉपुलेशन के बीच का प्रेशर कितना है। अगर स्पेस इतना है कि ग्रीनरी मेंटेन की जा सकती है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर वही स्पेस खत्म हो जाए और कंजेशन की स्थिति आ जाए किसी भी शहर में, जब हम शहर की बात करते हैं तो ज्योग्राफी का एक स्पेसिफिक टॉपिक है जिसे हम अर्बन प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग है, अब उसमें अर्बन भी हो सकता है, रूरल भी हो सकता है। नियोजित शहर अगर पहले से बनाए जा सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर उन्हें रीस्ट्रक्चर्ड किया जाता है, धीरे धीरे अपग्रेड किया जाता है। उसके पूरी थ्योरीज हैं अलग अलग, वो ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, यहाँ नहीं देखेंगे। तो अर्बन प्लानिंग से बेसिक मतलब यही है कि हम ग्रीन स्पेसेस पे फोकस करें। हमारी जो रहन सहन का स्तर है और जीवन शैली है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि हम प्रकृति के बीच ही रहें।
ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये विभाजन क्रिएट होता है कि यहाँ पर आपका जंगल है और यहाँ पर हम हैं, या यहाँ पर इन्वायरमेंट है यहाँ पर हम हैं, ये जो दो अलग क्लासिफिकेशन है वही प्रॉब्लम करता है। हमारे आसपास की सिचुएशन ऐसी ही होनी चाहिए, शहर कितने भी हाईटेक हो जाएं, शहर हाईटेक भी हो लेकिन हाईटेक होने के साथ ऐसी सिचुएशन हो कि हम ग्रीनरी के बीच में ही रह रहे हैं, तभी हम पोल्यूशन से लड़ पाएंगे और अपनी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसे बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो फिर एक दूसरा टॉपिक हो जाएगा कि मेडिकल एड्स सप्लाईज वो कैसे बढ़ाई जाती हैं, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो अपने घरों में दो दो तीन तीन चार चार मतलब एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर फिल्टर्स यूज कर रहे हैं, कार में यूज कर रहे हैं, हर जगह यूज कर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन एकदम वर्स है। और जिन लोगों को सेहत मतलब कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज है तो उन्हें और ज्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज पहले से जो नॉर्मल वाले हैं उनका बीमार होने का डर है, लेकिन जो बीमार हैं उन्हें वहां पर सरवाइव करना ही अपने आप में मुश्किल होने लगता है। अगेन इन्होंने ग्रीन स्पेसेस, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट हर शहर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। हालांकि समय समय पर इसको लेकर के कुछ ना कुछ नवोन्मेष होता रहता है, लेकिन बात यह है कि रैपिड वे हो और एमिशन कम से कम हो। कुछ पॉलिसीज लागू की गई हैं उसमें, चाहे वो BS4 BS6 हो या फिर और इवन हो, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी पूरी तरह से परिस्थिति नियंत्रण में नहीं है। तो हमारा रहन सहन ऐसा होना चाहिए कि लगभग लगभग हम प्रकृति के बीच ही रहें, जिससे कि जो पोल्यूशन है उसे कम किया जा सके, खुद की हेल्थ कंडीशंस को बेटर किया जा सके। इसी को कहते हैं सिटी इन अ गार्डन कॉन्सेप्ट। ये सिंगापुर में यूज किया जा रहा है, 2030 तक पूरा कर लेंगे। हालांकि वर्तमान में दिल्ली को लेकर के भी बात की जा रही है, लेकिन अभी जो इम्पैक्ट है, जो ग्राउंड लेवल पे जो काम है वो नहीं हुआ है। अब या तो वो सब्सिडी के माध्यम से, या फिर वो किसी कंपलसरी पॉलिसी के माध्यम से, या फिर किसी भी अन्य तरीकों से ही पूरा किया जा सकता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो सीजनल नहीं है कि वो 2025 में है, 25 में थी, अब वो आगे नहीं होगी, 26 में फिर होना है, 27 में फिर होना है, 28 में फिर होना है। तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क अगर नहीं होगा तो पूरी तरह से परिस्थिति को नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता है। तो सिटी इन अ गार्डन कॉन्सेप्ट अगर इसको शुरू भी किया जाएगा तो कंप्लीट होने में कम से कम 3 साल 4 साल 5 साल, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं और उस हिसाब से पूरा होने में समय लगेगा। लेकिन बात यह है कि ये किसी सिंगल पर्सन के एक्शंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये एक कम्युलेटिव एक्शन पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि समस्या पूरे समूह पर है। मतलब एक दो लोग नहीं, एक बड़ी जनसंख्या इससे सीधे तौर पर प्रभावित होती है। तो इसमें क्या किया जाता है, आसपास अर्बन फैब्रिक यूज करते हैं। जो भी जितनी भी छतें हैं, चाहे वो आपके स्काई स्क्रैपर्स मतलब बड़ी बिल्डिंग्स हो, या घर हो, कोई रेस्टोरेंट हो, किसी तरह का अपार्टमेंट हो, मतलब हर जगह जहां भी छत है, छत पर हर जगह ग्रीनरी होनी चाहिए, रूफटॉप गार्डनिंग होनी चाहिए। और उसकी शुरुआत स्कूलों के माध्यम से की जा सकती है कि जब स्कूलों में बच्चों को गार्डनिंग के बारे में बताया जाए और कहा जाए कि अपनी छत में जाकर के गार्डनिंग करिए, पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, उनको प्रमोट किया जाए, तो धीरे धीरे अल्टीमेटली उस दिशा में बढ़ा जा सकता है। लेकिन वही है कि इस काम को होने में समय लगेगा, लेकिन इसी तरह के सॉल्यूशंस होंगे जो छोटे छोटे लेवल पर चेंजेस करने के बाद एक लंबे समय में एक इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे और पोल्यूशन के लेवल को कम करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा, और ऐसा भी कोई उपाय नहीं कि रातों रात सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एक लॉन्ग टर्म में होने वाला चेंज है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, मेट्रो जैसी सुविधाएं पहले से हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या मेट्रो से भी बेहतर कुछ हो सकता है, क्योंकि डोर टू डोर फैसिलिटी मेट्रो से नहीं हो सकती, उसके स्पेसिफिक अपने पॉइंट्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हर जगह पहुंच पाना भी पॉसिबल नहीं है। हालांकि दिल्ली में पहले भी था, जिसे हम कहते हैं BRT कॉरिडोर करके, लेकिन डेडिकेटेड बस कॉरिडोर,
क्योंकि अगर रोड में बसेस उसी लेन में चलेंगी जहां पर गाड़ी चल रही है और लगातार वो जाम में फंसी रहेंगी, तो चाहे फिर व्यक्ति कार से जाए या फिर वो बस से जाए, बात बराबर है। लोग बस की तरफ तब अट्रैक्ट होंगे। बस से भी बेसिक मतलब ये है कि जितना भी है एमिशन से मतलब है, क्योंकि बसेस जो हैं वो इस समय इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट हो रही हैं, जबकि गाड़ियां अभी ज्यादातर फ्यूल से चल रही हैं। तो प्रॉब्लम उस एमिशन से बचने के लिए है। और रोड में भी, क्योंकि एक तरफ से जो लोग मेट्रो यूज कर रहे हैं वो तो ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लेकिन सवाल ये है कि सड़क में, रोड में कारों की संख्या कैसे कम की जाए, चाहे वो गवर्नमेंट व्हीकल हो, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल हो, या किसी भी तरह का साधन हो। वो तभी कम होगा जब उसका किसी अल्टरनेट ऑप्शन के बारे में सोचा जाएगा। पूलिंग और बाकी सब तो सोचा ही जा रहा है। तो या तो फिर एक ऐसा डेडिकेटेड कॉरिडोर हो जो बस के लिए हो, कि जो लोग रोड में चल रहे हैं लेकिन उन्हें ये लगे कि अगर हम अपनी कार से जाएंगे तो हमें 2 घंटे 3 घंटे लगेगा, और अगर हम बस से गए तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। तो जब वो टाइम फ्रेम का डिफरेंस आएगा और एक अलग लेन मिले तो पॉसिबिलिटी है। अगेन, किसी भी चीज, किसी भी जगह परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस स्तर पर कानून क्या है, और ये देखा जाए कि वो बाध्यकारी किस स्तर तक है। अगर हम इन्वायरमेंटल लॉ की ही बात कर रहे हैं, तो अमेरिका की बात करें तो जहां पर क्लीन एयर एक्ट आया 1970 में, और उसके बाद लगभग लगभग 70% एयर पोल्यूशन रिड्यूस हुआ। तो मैं ये नहीं कहता कि एज इट इज किसी भी चीज को उठा के लागू किया जा सकता है, लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत बिखरे हुए कानून है। जरूरत है एक ऐसे अम्ब्रेला लॉ की जिसके नीचे बाकी सब अल्टीमेटली कवर हो जाएं। साथ ही पेनल्टीज को लेकर के, जैसे हमने पॉट थ्योरी में देखा कि पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर एक एरिया है, उस एरिया के अंदर कितने ऐसे इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं, या कौन सी ऐसे स्पेसिफिक बिजनेस से रिलेटेड आउटलेट्स हैं जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो जब पोल्यूशन क्रिएट करने वालों को अल्टीमेटली एक लेवल पर आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, तो उसके बाद ये इजी होगा तय कर पाना कि उनके लिए किस तरह की लॉ की जरूरत है, या उस पर अगर वो गलत करते हैं तो कितनी पेनल्टी इंपोज करनी चाहिए। जब तक स्ट्रिक्ट लॉज नहीं होंगे और एक अम्ब्रेला लॉ नहीं होगा जिसके अंडर बाकी सब कवर हों और सबका ध्यान रखा जा सके उस हिसाब से, क्योंकि लॉज अभी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उनके होने के बावजूद भी उनके इम्प्लीमेंटेशन पर ज्यादा बड़ा सवाल है। क्योंकि जब तक पेनल्टीज इंपोज नहीं होंगी और जब तक प्रॉपर वे में इन्फोर्स नहीं होंगे जो भी लॉज हैं, तब तक चेंज नहीं आएगा। तो पहले लेवल पर तो यही तय करना पड़ेगा कि पॉल्यूशन क्रिएट क्यों हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है और उन्हें कैसे रोका जाए। पॉल्यूशन होने के बाद लिए जाने वाले मेजर्स बहुत कम साबित होंगे, क्योंकि पूरी तरह से सुधार किया जा पाना संभव नहीं होगा। अगेन वही बात आती है कि रिएक्टिव होने से ज्यादा अच्छा है प्रिवेंटिव होना। कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है, उस प्रॉब्लम के होने के बाद अगर उस पर कोई भी विचार रखा जाए या कुछ भी सोचा जाए तो उसका कोई खास मतलब नहीं निकलेगा। ज्यादा सही तरीका क्या है कि हमें किसी भी घटना के होने से पहले, चाहे वो किसी तरह का डिजास्टर हो, किसी तरह की सिचुएशन हो, क्योंकि ये हर साल होने वाली सिचुएशन है, तो कंक्लूजन इसका यही है कि इस प्रॉब्लम्स के जो छोटे छोटे सोल्यूशंस हैं उस पर ध्यान दिया जाए, और प्रिवेंटिव मेजर्स की बजाय रिएक्टिव मेजर्स देखे जाएं, और लॉ के माध्यम से चीजों को बाध्यकारी बनाया जाए। क्योंकि जब तक इंडस्ट्रीज को प्रॉपर वे में रोका नहीं जाएगा तो वो लगातार पोल्यूशन उसी तरह से क्रिएट करते रहेंगे। एटलीस्ट हैवी पेनल्टीज होनी चाहिए एक वार्निंग के बाद, क्योंकि डायरेक्टली नहीं इम्पोज किया जा सकता। तो ऐसे मेजर्स हों जो उनको रोक पाए, और एक अम्ब्रेला लॉ हो जो ये तय करे
कि बाकी सभी जो भी माइनर लॉज हैं उसके अंडर अपने आप कवर हो जाएं। तो ये एक दिन में होने वाला प्रोसेस नहीं है। जब प्रॉपर वे में इसको देखा जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तभी कुछ पॉसिबिलिटीज है कि चेंज आए।